सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस माइंड मैप सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर इकोसिस्टम के बारे में। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज हम इकोसिस्टम की डिटेल्ड स्टडी करेंगे और सबसे खास बात यह है कि हमारे हस्तलिखित माइंड मैप्स यानी हैंड रिटन माइंड मैप्स की मदद से हम लोग मात्र 2 स्लाइड्स के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और सारी की सारी चीजें हमें बाकायदा समझ में आ रही होंगी। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दिस इज एन एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। आप एग्जाम से जस्ट एक रात पहले भी इस सेशन को देख सकते हैं। आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल ये सेशन तब रहेगा जब आप मेडिजी को अपने सामने खोलकर रखेंगे या एनसीईआरटी को या बैच के नोट्स को। इन तीनों में से कोई एक चीज अगर आप अपने सामने खोल करके रखेंगे तो आपको 2x आउटपुट जो है इस सेशन से मिल रहा होगा। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, याद हो रही होंगी और बहुत कम टाइम में आप लोग चीजों को रिकैप कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इकोसिस्टम। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने कल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ते हुए इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी जान ली थी। इकोसिस्टम को हमने क्या कहा था? द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। आपके आसपास काफी सारी अबायोटिक चीजें भी हैं, काफी सारे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। आप अपने आसपास अगर देखेंगे, लेट्स से अगर मैं अपनी सोसाइटी की ही बात करता हूं तो मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि मेरे आसपास घासें भी हैं, मेरे आसपास गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, घोड़ा भी है, गधा भी है, ह्यूमंस भी है, कॉकरोच भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है। काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है। इन सब का इंटरेक्शन जब होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन, तब जाके लाइफ बनती है। तो मेरे दोस्त, ये जो इकोसिस्टम है, यहां पर वो आपको इंटरेक्शन पहली बार देखने को मिल रहा था। एंड दैट्स वाई इकोसिस्टम को हम लोगों ने क्या कहा था? द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तब जाकर के आपको फंक्शन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है किसको? इकोसिस्टम को। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स यहां पर क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, यानी कि टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, सॉइल है, तो एक इलाके में कैसी सॉइल है, कितना ग्राउंड वाटर पाया जा रहा है, कैसा तापमान है, कितनी लाइट आ रही है, क्या इस बेसिस पे एक जगह पर यह डिसाइड होता है कि कौन से प्लांट्स उगेंगे? भाई, एक प्लांट है, लेट्स से उसको सैंडी सॉइल चाहिए, तो सॉइल की क्वालिटी डिसाइड करेगी ना कि कैसा प्लांट उगेगा। उस प्लांट को कितना टेम्परेचर चाहिए। अब आपका आम का पेड़ है, वो ऐसे इलाकों पे उगेगा जहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा है, जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। वो कम तापमान वाले इलाकों में नहीं उगता। तो एक इलाके पे जब प्रॉपर टेम्परेचर होता है, अच्छा खासा वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक ठाक सॉइल प्रेजेंट होती है, तो उसी प्रकार के प्लांट एक इलाके में उगते हैं। एक इलाके में जैसे प्लांट उगेंगे, उनको देखकर ही उनको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स वहां पर आएंगे। अगर कुछ प्लांट्स हैं तो उनको देख करके वो एनिमल्स आएंगे जो उन प्लांट्स को खाते हैं, यानी हर्बीवोर आएंगे। इन हर्बीवोर्स को देख करके कार्निवोर्स आएंगे जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। और जब इनमें से किसी की भी डेथ होगी, इस प्लांट की, इस हर्बीवोर की, इस कार्निवोर की, तो अल्टीमेटली डीकंपोजर्स आएंगे, फंगस और बैक्टीरिया आएंगे जो इनकी मरी हुई डेड बॉडीज को और इनके डेड मैटर को खाते हैं। यानी जो अबायोटिक फैक्टर हैं, यही डिसाइड करेंगे कि एक इलाके में किस प्रकार के प्लांट्स होंगे, किस प्रकार की वेजिटेशन होगी। इस वेजिटेशन को देखकर ही आपके हर्बीवोर आएंगे जो इस वेजिटेशन को खाएंगे, और इन हर्बीवोर को देखकर ही कार्निवोर आएंगे जो कि इन हर्बीवोर्स को खाएंगे। और इस प्रकार से एक पूरा फला फूला इकोसिस्टम जो है ये डेवलप हो जाएगा। तो कोई भी इकोसिस्टम है दुनिया का, इसके 2 फीचर जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फीचर जो है स्पीसीज कॉम्पोजिशन, इसको स्पीसीज इन्यूमरेशन भी कहा जाता है। इन्यूमरेशन में एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, न्यूमर। न्यूमर का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड। यानी आप किसी इलाके में हैं तो आप उस इलाके में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उनको नोट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्यूमरेशन। यानी समझ लीजिए, मैं अपने गार्डन में ही, छोटे से गार्डन में रिसर्च कर रहा हूं, तो उस गार्डन में अगर 30 अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं या प्लांट्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो उनको मैं एक पेपर पे लिख लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम। कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीसीज हैं ये मुझे पता लग जाए। और दूसरी चीज होती है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। तो जब आप एक जंगल में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा स्ट्रेटा देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ों का, तो उनकी हाइट सबसे ज्यादा है।
फिर आपको उसके नीचे देखने को मिलेगा श्रब्स का स्ट्रेटा, फिर सबसे नीचे देखने को मिलेगा आपको घासों का स्ट्रेटा। तो अल्टीमेटली क्या है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, एक जंगल में अलग अलग लेयर्स बन रखे हैं। लोअर लेयर आपका हर्ब्स का, उससे ऊपर वाला लेयर आपका श्रब का, और सबसे ऊपर वाला लेयर आपका ट्रीज का। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। अब मेरे दोस्त, अगर आप एक इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट समझना चाहते हैं तो आप एक पॉन्ड इकोसिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं। एक पॉन्ड इकोसिस्टम जो है ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है। एक पॉन्ड मतलब एक तालाब है, एक वाटर बॉडी है जहां पर पानी बह नहीं रहा है। कोई गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर पानी जमा हो चुका है और उसके अंदर थोड़ी सी लाइफ आ चुकी है, यानी उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहने आ चुके हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप यहां पर अबायोटिक कंपोनेंट्स को देख लीजिए। ये अगर तालाब है तो ऊपर सूरज से इस तालाब में क्या सनलाइट आ रही होगी? आ रही होगी सर। तो पहला कंपोनेंट है यहां पर सनलाइट, बिल्कुल है। ये जो सनलाइट है, इस वजह से ये जो पानी है इसमें गर्मी पैदा हो रही होगी। क्या टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होगा इसी सनलाइट की मदद से? यानी क्या टेम्परेचर या सेकंड कंपोनेंट यहां पर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। तीसरा कंपोनेंट दैट इज वाटर। तो मेरे भाई, पॉन्ड जो है ये तो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो ये तो पानी यहां पर खूब सारा पाया ही जा रहा है। तो क्या थर्ड कंपोनेंट यानी वाटर भी यहां पर है? बिल्कुल है। और चौथा कंपोनेंट जो है वो होता है सॉइल। यानी ये जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड के नीचे वाले इलाके में आपका बॉटम पे क्या आपको सॉइल जमा होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल सॉइल दिखाई दे रही है। ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है, जो अभी मैंने पिंक कलर की इस बाउंड्री में एनक्लोज किया है, यहां पर क्या है, आपकी सॉइल है। तो क्या चारों के चारों कंपोनेंट्स आपको देखने को मिले? सॉइल भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, यानी टेम्परेचर भी है। इन्हीं चारों अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। तो अबायोटिक फैक्टर में सॉइल भी है ना। उसके अलावा डे लेंथ जो है ये भी आपकी रेगुलेट हो रही है सनलाइट से, तो आपकी लाइट भी है। एज वेल एज इसके साथ साथ आपका टेम्परेचर भी सनलाइट के कारण रेगुलेट हो रहा है। एंड देन आपके यहाँ पर मिनरल्स भी हैं, आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो कि इस पानी में डिसॉल्व है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से दिखाई दिए? बायोटिक कंपोनेंट भैया, कुछ जो है प्लांट्स वो आपके इस पॉन्ड के सरफेस पे तैर रहे होंगे, तो इन्हें सरफेस प्लांट कहा। कई आपके ऐसे हैं जो इस पानी के अंदर सबमर्ज होंगे, कई ऐसे हैं जो आपके बॉटम पे पाए जाएंगे, राइट। तो यानी आपके फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ आपके पानी में सबमर्ज यानी बीच में पाए जा सकते हैं, और कुछ आपके जमीन से अटैच हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार के प्लांट्स हैं। यहां पर प्लांट भी खाना बनाते हैं, और वाटर है तो यहां पर प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं, वो भी फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक। फाइटो का मतलब होता है प्लांट लाइक, और प्लैंकटन का मतलब ऐसा होता है जिनमें खुद का कोई मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता, जो पानी की लहरों में खुद ही खुद इधर उधर होते रहते हैं। जैसे ही पानी में थोड़ा सा बहाव आएगा तो पानी की लहर के साथ ही बहते रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। तो बहुत ही हल्के मास के मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो खाना बना सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। तो ऑटोट्रॉफिक यानी खाने बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? फाइटोप्लैंक्टन होंगे। इसके अलावा एल्गी होंगे, माइक्रो एल्गी होंगे यहाँ पर, एंड सबमर्ज प्लांट्स होंगे, पानी के अंदर डूबे हुए, और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, या मार्जिनल प्लांट्स। इस पॉन्ड के आजू बाजू भी ये जो प्लांट उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपके मार्जिनल प्लांट्स हो जाएंगे। तो दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स कौन कौन होंगे? खाना खाएगा कौन कौन? तो भैया, फाइटोप्लैंक्टन अगर खाना बना रहा है, प्लांट लाइक प्लैंक्टन अगर खाना बना रहा है, तो जू प्लैंक्टन, एनिमल लाइक प्लैंक्टन इसको खाएगा। जैसे कि हम प्लांट को खा जाते हैं, वैसे फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा जाएगा। जो एल्गी है और बाकी जो आपके सबमर्ज्ड और फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, इनको कौन खा जाएगा? फ्री या फिर आपके बॉटम पे पाए जाने वाले अलग अलग फॉर्म्स, यानी मछलियां वगैरह खा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डीकंपोजर देखें तो डीकंपोजर यूजुअली आपके हर जगह पर फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। यहां पर आपको फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको आप फ्लैजेलेट कह सकते हैं। तो ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, यहां पर भी आपको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के दोनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी और बायोटिक कंपोनेंट भी। अबायोटिक कंपोनेंट में 4 चीजें आती हैं। यहां पर सनलाइट भी है, यानी लाइट हो गई, लाइट रेगुलेट करेगा आपके टेम्परेचर को, यानी टेम्परेचर हो गया। तीसरा, बॉटम पे आपकी सॉइल जमा है तालाब के नीचे की साइड, तो सॉइल हो गया, यानी एडेफिक फैक्टर हो गया। और चौथा आपका यहां पर वाटर है, तो सिंस इट इज अ वाटर बॉडी, तो पानी तो यहां पर अबंडेंट है ही। ये चारों के चारों कंपोनेंट्स हो गए।
प्लस अगर आप बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो खाना बनाने के लिए यहां पर माइक्रो एल्गी भी हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो, इसके अलावा आप फाइटोप्लैंक्टन भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप पानी के अंदर रहने वाले प्लांट लिख सकते हो, फ्री फ्लोटिंग प्लांट लिख सकते हो, या फिर मार्जिनल जो मार्जिन पे पाए जा रहे हैं तालाब के आसपास वो वाले प्लांट भी लिख सकते हो। ये खाना बनाएंगे। खाना खाएगा कौन भाई? जू प्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन को खा लेगा, और ये जो प्लांट्स हैं इनको कौन खा लेंगी? छोटी मोटी मछलियां खा लेंगी, जो कि क्या होती हैं? आपकी हर्बीवोर हो सकती हैं, जो कि प्लांट्स को खाती हैं। इसके अलावा आपके डीकंपोजर्स होंगे, जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फंगस, बैक्टीरिया एज वेल एज फ्लैजेलेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेरे दोस्त आपके अलग अलग टाइप से आप इकोसिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हो। ऐसा इकोसिस्टम जो कि लैंड पे पाया जाता है इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका जंगल है तो मेजर पार्ट इसका लैंड होता है, आपका डेजर्ट है मेजर पार्ट लैंड होता है ना। और एक्वेटिक मतलब जहां पर मेजर पार्ट पानी में पाया जाता है, जैसे आपका पॉन्ड यानी तालाब हो गया, लेक हो गया यानी झरना हो गया, आपका वेटलैंड हो गया यानी एक छोटे से इलाके में थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, एस्चुरी हो गया आपका समंदर के आसपास, नदियां वगैरह हो गई, ये जो है आपकी वाटर बॉडीज हैं। तो इनमें आपको बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड आपके इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी आप खुद तैयार कर सकते हैं कि आपके इकोसिस्टम में क्या क्या उगेगा और क्या क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉपलैंड, आप खुद डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन सी फसल उगेगी। तो क्रॉपलैंड, लैंड यानी जमीन पर, तो ये मैन मेड तो है लेकिन टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पे है लेकिन आप डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ क्या उगेगा। सिमिलरली एक्वेरियम, जिसको फिश टैंक भी कहा जाता है, तो फिश टैंक है तो वाटर यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि कौन सी फिश यहां पर रहेगी, कौन से प्रोड्यूसर यहां पर रहेंगे। तो मैन मेड है लेकिन एक्वेटिक है। तो क्रॉपलैंड जो है वो मैन मेड और टेरेस्ट्रियल है, और एक्वेरियम जो है वो मैन मेड और एक्वेटिक है। ये तीन आपकी क्लासिफिकेशंस होती हैं इकोसिस्टम की। और हर इकोसिस्टम में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है, जिनको आपको बहुत गौर से पढ़ना होता है। इन्हीं 4 एस्पेक्ट पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो हमको ये चारों के चारों एस्पेक्ट जो है यहां पर भी देखने हैं इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये चारों के चारों एस्पेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहला प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या शब्द आ रहा है? प्रोडक्शन। किस चीज का प्रोडक्शन? खाने का प्रोडक्शन। तो क्या यहां पर खाना बनाने के लिए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे? क्या खाने का प्रोडक्शन हो रहा था? हो रहा था। तो क्या इकोसिस्टम के जो 4 बंबू थे जिन पे इकोसिस्टम नाम का तंबू टिका हुआ था, क्या एक बंबू हमें यहां पर मिल गया? मिल गया। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यहां पर है, यानी खाना बन रहा है खुद ब खुद। एकदम सही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसका डीकंपोजिशन होगा। क्या हमें यहां पर बैक्टीरिया, फंगस और फ्लैजेलेट्स देखने को मिल रहे थे? मिल रहे थे मेरे भाई। तो क्या ये बात हमारी एकदम डन हो गई? क्या दूसरा बंबू हमको मिल गया? मिल गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एनर्जी फ्लो, यानी एनर्जी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाएगी। तो क्या ऑटोट्रॉफ से एनर्जी हेटेरोट्रॉफ्स में जा रही है? बिल्कुल जा रही है। एनर्जी का फ्लो हो रहा है। क्या फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहे हैं? क्या प्लांट्स को मछलियां खा रही हैं? एकदम खा रही हैं। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो यह बात भी आपको एकदम सटीक तरीके से देखने को मिली। और चौथी चीज जो है यह न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी न्यूट्रिएंट्स भी रिसाइकल हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त समझ लीजिए, ये जो मेंढक राजा है ये यहां पर मर गया। अगर ये मेंढक राजा है, इसकी डेथ हो गई, और यहां पर एक प्लांट था जो कि तैर रहा था, इसकी डेथ हो गई। तो ये जो मेंढक है इसकी डेथ हुई है, तो इसकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूटेगा, यानी डिकम्पोज करेंगे इसको बैक्टीरिया, फंगस और फ्लैजेलेट। और ये जो प्लांट था इसकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल था इसको भी डिकम्पोज कौन करेंगे? बैक्टीरिया, फंगस और फ्लैजेलेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है ये पानी में मिक्स हो गया। तो जब भी किसी नए प्लांट को वाटर और मिनरल्स की यानी इनऑर्गेनिक आयंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो नीचे के प्लांट्स वगैरह हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इस इनऑर्गेनिक आयन को वापस ले लेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या मिनरल रिसाइकलिंग। भाई अगर कोई एनिमल है वो लैंड पे भी गिर जाता है तो उसकी बॉडी कुछ दिनों में सड़ जाती है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई एनिमल है, उसकी अगर डेथ हो गई है तो कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपको वो एनिमल वहां पर नहीं मिलता, उसकी बॉडी जो है सड़ गल जाती है। डिकम्पोजर्स आकर उसकी बॉडी को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, उसके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान डिकम्पोजर्स को एनर्जी मिल जाती है और ऑर्गेनिक मैटर जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े होकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। जब भी कोई प्लांट वहां पर उगेगा तो वो उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर यूज कर लेगा खुद ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए, यानी प्लांट अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उन इनऑर्गेनिक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेगा। इसी को हम लोग मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। तो अब आपको इन चारों चीजों के बारे में बात करनी है, तो हम सीक्वेंस में इन चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले खाना बनना यानी प्रोडक्टिविटी।
दूसरा, ये जो खाना बना है इसका ट्रांसफर होना, प्लांट ने खाना बनाया तो प्लांट को एनिमल खा लेगा तो एनर्जी फ्लो। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट डीकंपोजिशन, और चौथा इस डीकंपोजिशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका दोबारा से प्लांट तक पहुंचना, इसका रीयूटिलाइज होना यानी मिनरल रिसाइकलिंग या फिर आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है यह है प्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी मतलब पहली बार। तो जब सनलाइट एक पर्टिकुलर प्लांट पे गिरती है तो पहली बार खाना बना है, अर्थ पे पहली बार खाना बना है, क्योंकि सनलाइट जो थी अभी तक ये लाइट एनर्जी की फॉर्मेट में थी। अब जैसे ही वो प्लांट से टकराएगी लाइट एनर्जी, तो प्लांट इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जब पहली बार लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो इसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन बायोमास बनना यानी प्लांट का वजन बढ़ रहा है, बायोमास बनना यानी ऑर्गेनिक मैटर बनना, या आप कह रहे हो एनर्जी के फॉर्मेट में से काउंट कर रहे हो, या एनर्जी बनना बाय प्लांट्स। पहली बार डायरेक्टली सनलाइट से प्लांट ही एनर्जी बना रहे हैं, फर्स्ट हैंड एनर्जी बन रही है इन यूनिट एरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं, राइट? यानी कितना ग्राम बायोमास बना कितने मीटर स्क्वायर एरिया में, या कितना किलो कैलोरी एनर्जी बनी, है ना, किलो कैलोरी एनर्जी बनी आपका कितना मीटर स्क्वायर एरिया में। और इसी चीज को आप प्रोडक्टिविटी कह देते हो। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहा, विटी वर्ड आ गया, यानी आप रेट की बात कर रहे हैं। और किसी भी चीज का रेट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पर भी रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। कोई चीज कितने टाइम में बन रही है उसको हम रेट कहते हैं। तो यहां पर कितना ग्राम आपका बायोमास बना कितने एरिया में पर यूनिट टाइम, पर ईयर मान लिया हमने यहां पर, या कितना किलो कैलोरी एनर्जी बनी कितने एरिया में पर यूनिट टाइम, एक साल का हमने टाइम ले लिया तो इसको हमने कहा प्रोडक्टिविटी। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मतलब कितना बायोमास बना कितने एरिया में, या कितनी एनर्जी बनी कितने एरिया में। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना बायोमास बना कितने एरिया में पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी बनी कितने एरिया में पर यूनिट टाइम। अगर एंड में टाइम लगा हुआ है, चाहे पर वीक हो, पर मंथ हो, पर ईयर हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेट, यानी इट इज प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर टाइम नहीं लगा हुआ है ना, सिर्फ है बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया या एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी मतलब अब रेट की आप बात कर रहे हैं। तो जब प्लांट डायरेक्टली फर्स्ट हैंड एनर्जी बनाए या बायोमास बनाए तो इसको कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन समझ लीजिए इस प्लांट को मैंने खा लिया तो अब सेकेंड टाइम बायोमास बन रहा है ना मेरे अंदर, सेकेंड टाइम एनर्जी आ रही है। पहली बार सनलाइट से एनर्जी आई, है ना, और प्लांट ने पहली बार केमिकल एनर्जी बनाई, लाइट एनर्जी को यूज करके पहली बार केमिकल एनर्जी बनी है, पहली बार बायोमास या एनर्जी बनी है केमिकल एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। अब उस प्लांट को मैंने खा लिया, लेट्स से गेहूं का प्लांट था उसको मैंने खा लिया रोटी बना करके, तो मेरे अंदर जो एनर्जी बन रही है, मेरे अंदर जो बायोमास बन रहा है वो सेकेंड टाइम बना है। तो मैं अगर एनर्जी बना रहा हूं दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो सेकेंडरी प्रोडक्शन या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से कहेंगे। अगर मैं पर टाइम डिस्कशन कर रहा हूं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह दूंगा, यानी कंज्यूमर यानी प्लांट को खा करके जब मेरे अंदर मैं एनर्जी या बायोमास बना रहा हूं, जब सेकेंड टाइम आपकी केमिकल एनर्जी बन रही है या बायोमास बन रहा है, तो इसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कहता हूं। अब प्लांट जो है भैया, इसमें टोटल जो आपकी एनर्जी बनी है इसे कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने टोटल जो एनर्जी बनाई दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट जब टोटल एनर्जी बनाएगा उसमें से खुद उसका कुछ लॉस भी हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेस्पिरेटरी लॉसेस हटाने के बाद आगे कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी बचती है इसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझ लीजिए आपने कहीं पर जॉब ज्वाइन की, आपकी अच्छी सैलरी है, 1 लाख रुपया महीना आपकी सैलरी है इनिशियल, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, मस्त नौकरी लग गई। लेकिन अब आपको पहले थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिस बुलाया जा रहा है, अगर आपको हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है, तो आपको कैब से जाना पड़ेगा, या आपने गाड़ी ले ली है ईएमआई पे, आपको उससे जाना पड़ेगा, आपको नए नए कपड़े लेने पड़ेंगे, है ना। आपको भी शौक है यार पहली नौकरी है अच्छे तरीके से जाऊं, तो आपका खर्चा बहुत हो चुका है। लेकिन आपको ये सारा का सारा खर्चा जो है कट पिट के हाथ में आपके कुछ नेट अमाउंट भी तो बचेगा, कुछ सैलरी का हिस्सा बचेगा जो कि आप खुद के लिए यूज कर सकते हो या फैमिली के लिए यूज कर सकते हो। आप समझ लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख, लेकिन सारी ईएमआई कट के, टैक्सेस कट के, सारे आपके छोटे मोटे खर्चे कट के घर वालों को देने के लिए आपके पास बचते हैं सिर्फ 60,000 रुपए। तो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो टोटल आपको मिला वो क्या था? 1 लाख रुपए।
सब कटकुटा के, लेकिन फैमिली को देने के लिए आपके पास क्या बचा, सिर्फ 60,000 रुपए, यानी नेट आपका 60,000 है। कोई आपसे 1,00,000 रुपए मांगे तो आप नहीं दे पाओगे, 60,000 रुपए मांगे आप दे पाओगे। तो प्लांट जो है सिमिलरली उसके पास जो एनर्जी बनी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो है प्लांट करता है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, इसे रेस्पिरेटरी लॉसेस कहा जाता है। इस रेस्पिरेटरी लॉसेस को हटाने के बाद जो एनर्जी बची जो आगे ट्रांसफर करी जा सकती है कंज्यूमर्स के पास, इसे हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी आगे कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सकती है। इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कंज्यूमर खा लेगा और कंज्यूमर में जो एनर्जी बनी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप देखिए ये जो अर्थ है, हमारा अर्थ जो है इस पे 70% आपका पानी है और 30% जो है आपका लैंड का पोर्शन है। आपको जान के हैरानी होगी कि 55 बिलियन टन जो है आपकी ओशंस की प्रोडक्टिविटी है, जो कि 70% इलाका घेरती हैं अर्थ का। यानी 70% इलाका घेरने के बाद सिर्फ 55 बिलियन टन यहां की प्रोडक्टिविटी है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप लैंड को देखें तो 30% ही इलाका घेरता है लैंड, लेकिन 115 बिलियन टन यहां पर प्रोडक्टिविटी है। यानी लैंड जो है वो इलाका सिर्फ 30% घेरता है, लेकिन 70% प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करता है। जबकि ओशंस जो हैं वो आपका इलाका बहुत घेरती है, लेकिन उनमें प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली काफी कम है ना। ये लगभग 30% के आसपास है, मोटा मोटा देखें तो ये आपका लगभग 70% के आसपास है। ये आपको जानने को मिला। तो कोई पूछे कि ज्यादा एरिया कौन घेरता है अर्थ पे, लैंड या वाटर? वाटर घेरता है। लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है? ज्यादा प्रोडक्टिव आपके लैंड है। 115 बिलियन टन जो है आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी वहां पर देखने को मिलती है। तो वाटर और लैंड दोनों की मिला करके टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन। इसमें से 115 बिलियन टन जो है ये आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी है और 55 बिलियन टन जो बचा ये आपका वाटर की यानी ओशन की प्रोडक्टिविटी है। अब सेकंड जो आपका कदम आता है आफ्टर प्रोडक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन जो है यहां पर सबसे कॉमन जो हम नाम सुनते हैं ये अर्थवॉर्म का, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मर का दोस्त कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ये क्या करता है? ये दो काम करता है। अर्थवॉर्म जब सॉइल से गुजरता है तो आपका सॉइल जो है उसके बीच में एयर स्पेसेस बनाता है। जब ये मिट्टी के बीच से गुजरेगा तो जहां जहां से अर्थवॉर्म गुजरेगा वहां पर आपकी एक कनाल टाइप बन जाएगी, एक रास्ता बन जाएगा जिसमें एयर ट्रैप हो सकती है। और ये जो एयर है ये सॉइल में जब ट्रैप हो जाती है तो सॉइल की उर्वरक क्षमता को, फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाती है। तो एयर बीच में ट्रैप होनी चाहिए सॉइल के, जो कि किस वजह से ट्रैप होती है? अर्थवॉर्म की वजह से। और ये जो अर्थवॉर्म है ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और इसे इनऑर्गेनिक मैटर में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी ये क्या है? आपका डिकम्पोजर भी है। तो दो तरीके के काम करता है, एक तो लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल के बीच में हवा जो है प्रदान करने का काम करता है, और डिकम्पोजिशन में भी काम करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स हैं, इनको बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप जो है ये है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के नाम में ही एक शब्द आ रहा है फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े करना। यानी समझ लीजिए एक पेड़ है, उससे टहनी जो है टूट करके नीचे गिर गई है। अब वो जो टहनी टूट करके जमीन पर गिर गई है, अब ये एक डेट्राइटस बन गई है। डेट्राइटस मतलब डेड मैटर है, तो इसके ऊपर डिकम्पोजर्स आके ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। तो जो टहनी टूट करके नीचे गिरी है, अब ये जो टहनी है सबसे पहले डिकम्पोजर्स आके इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। यानी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, एक जो पत्ता था उसको बस आप फाड़ फाड़ के उसके छोटे टुकड़े कर रहे हैं, यानी सिर्फ फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। पहला जो आपका स्टेप है यह है फ्रेगमेंटेशन, जहां पर अर्थवॉर्म है या माइट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली आपका फिजिकल चेंज करते हैं इस डेट्राइटस में, इस डेड मैटर में उसके फिजिकल टुकड़े करते हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लीचिंग। लीचिंग में एक शब्द आ रहा है लीच। लीच क्या करता है? खून चूसने वाले ऑर्गेनिज्म को लीच कहते हैं। तो लीचिंग शब्द को आप लोग एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं लीच से। जैसे लीच खून चूस लेता है अगर आपकी बॉडी पे बैठ जाए, तो सिमिलरली आपका जो डेट्राइटस है, जो डेड मैटर है, जो अब जमीन पे गिर चुका है ना, इसमें भी कुछ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो जमीन के अंदर चले जाएंगे। समझ लीजिए आसपास बारिश हो रखी है तो बारिश का पानी नीचे सोख लिया जाता है जमीन द्वारा, तो उसी के साथ साथ ये जो वाटर सॉल्युबल मिनरल हैं, सिर्फ वाटर में सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, तो ये भी पानी के साथ साथ नीचे चले जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे, या वापस से दोबारा सोख नहीं सकते। तो ये जो लीचिंग है इससे वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये नीचे चले जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। फिर आप क्या करोगे?
एक जो पत्ता है उसके छोटे छोटे टुकड़े आपने कर लिए, फ्रेगमेंटेशन कर लिया, अब आप कैटाबॉलिज्म करोगे। नाम क्या है? कैटाबॉलिज्म। काटाबॉलिज्म। तो आप क्या करोगे? आप केमिकल टुकड़े करोगे। अब आप एंजाइमेटिक टुकड़े करोगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर को आप सच में इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करोगे। लेकिन अब ये इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्जन हो चुका है, तो क्या ये सारा इनऑर्गेनिक मैटर आप एक बार में यूज करना चाहोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे? इस इनऑर्गेनिक मैटर को ना एक टंकी में स्टोर कर लोगे। इस टंकी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। ये डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस है। अमॉर्फस मतलब एक जैसे टुकड़े नहीं है इसके, बड़े छोटे इररेगुलर से टुकड़े हैं। तो आपका डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस है जिसको ह्यूमस कहा जाता है, जो कि सॉइल की अपर लेयर बनाता है। इस ह्यूमस में से धीरे धीरे जब आपको जरूरत हो तब आप इनऑर्गेनिक मिनरल्स निकाल सकते हैं। अगर फ्रीली सारे के सारे इनऑर्गेनिक आयंस पड़े रहे सॉइल में तो एक ही बार में उनको यूज कर लिया जाएगा। आपने एक फसल उगाई, सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वही फसल यूज कर लेगी, वो फसल काफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन आगे आने वाली फसलों के लिए तो न्यूट्रिएंट बचा ही नहीं। आप चाहते हो कि भाई सॉइल जो है इसमें कम से कम 3 4 5 फसल तो उगाऊं मैं, तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक ह्यूमस बनाएं। अदरवाइज सारा का सारा अगर लेट से आपने अपने घर में जो टंकी है उससे जो टोटी कनेक्टेड है उसको खोल करके छोड़ दिया, तो सारी टंकी खाली हो जाएगी शाम तक। जब आपको सच में पानी की जरूरत होगी उस टाइम पे आपके पास पानी होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही टैंकर खाली कर दिया है आपने। तो आप क्या करो, जब आपको रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आप टोटी खोलिए, पानी मिल जाएगा। जब रिक्वायरमेंट खत्म तो टोटी बंद। सिमिलरली यहां पर ह्यूमस है, जब जरूरत लगेगी ह्यूमस से इनऑर्गेनिक या मिनरल आयंस रिलीज करने की, उस टाइम पे हम इन्हें रिलीज करा देंगे। जब जरूरत नहीं लगेगी तो मस्त अपना ये पड़े रहेंगे। तो ह्यूमिफिकेशन हो जाएगी, यानी अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस यहां पर बन जाएगा, जो कि रिजर्वायर है मिनरल्स का। रिजर्वायर है मतलब टंकी है। तो हमने फ्रीली नहीं छोड़ा इन मिनरल्स को, इसे टंकी में लॉक कर दिया, और ये जो टंकी है ये मिनरल्स को धीरे धीरे रिलीज करती है। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन, यानी रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स धीरे धीरे होता है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप टोटी खोलेंगे और आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी डेड मैटर आया तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे। जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो वाटर के साथ नीचे चले जाएंगे, ग्राउंड में बहुत नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उनको आप वापस नहीं सोख सकते। तीसरा, अब आपके जो छोटे छोटे पत्ते के टुकड़े थे इनको आप सच में कैटाबोलाइज करेंगे, इनको इनऑर्गेनिक आयंस में या मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल्स बहुत ज्यादा जल्दी आपके खत्म ना हो जाए, इसीलिए आप इन्हें ह्यूमस की फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, जो कि आपका थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, धीरे धीरे मिनरल्स को रिलीज करता है। तो जब मिनरल्स की जरूरत होगी तो धीरे धीरे ह्यूमस से हम मिनरल्स रिलीज करा देंगे। मिनरल्स रिलीज कराने के इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो 5 स्टेप हुए आपका: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये आपका डिकम्पोजिशन खत्म हो जाता है। अब कई ऐसी चीजें हैं जो फास्ट डिकम्पोज होती हैं भाई, जैसे ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है चीजों को डिकम्पोज कराता है बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो चीजें जल्दी डिकम्पोज होंगी, जल्दी ऑक्सीडाइज होंगी। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो चीजें देर से ऑक्सीडाइज होंगी। अनाएरोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी। सिमिलरली डेट्राइटस अगर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर वगैरह में रिच है, तो शुगर तो आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटती है। रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा ही ये था कि आपका जो ग्लूकोज है इस पे ऑक्सीजन अटैक करती है, इसको ऑक्सीडाइज करती है और CO2 और H2O बना देती है, साथ में एनर्जी निकाल देती है। तो मेरे भाई ये जो शुगर वगैरह है या नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्ट्स हैं, इनको तो झटपट तोड़ देता है आपका कौन? ऑक्सीजन। तो ये बहुत जल्दी आपके क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। लेकिन अगर लिग्निन है या काइटिन है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये स्लोली डिकम्पोज होते हैं। जब आपका वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन अच्छी होगी, फास्ट होगी, क्योंकि आपको पता है डिकम्पोजिशन कौन करता है? फंगस। और फंगस कहां रहता है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में रहता है। और जब आपका टेम्परेचर कम रहेगा, वार्म कंडीशन नहीं रहेगी, तो फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, और फंगस ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो डिकम्पोजिशन उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, राइट। अब यहां पर देखिए तीसरी चीज आती है, दैट इज योर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब अब आपका जो प्लांट है ये एनर्जी बना रहा है। तो लाइट एनर्जी थी उसको आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो प्लांट को बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती। टोटल जो सनलाइट है इसका अगर आप देखें, है ना, तो पार का 2 से 10% ही चाहिए होता है।
पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट को चाहिए रहता है। यानी टोटल सनलाइट जो एक पूरे प्लांट पे गिर रही है, इसका अगर 1 से 5% भी अगर प्लांट ने ले लिया तो प्लांट जो है बढ़िया तरीके से खाना बना लेगा, और प्लांट का जो खाना है उसका 10% आगे पहुंच सकता है हर्बीवोर में। हर्बीवोर में जो आपकी एनर्जी है इसकी 10% पहुंच सकती है कार्निवोर में। यहां लिंडमैन साहब का 10% रूल लग जाता है, और एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल तरीके से फ्लो करती है। यानी आप प्लांट को खा सकते हो, प्लांट तो आपको नहीं खा सकता। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है कि प्रोड्यूसर जो है यानी प्लांट जो है वो खाना बनाएंगे, उनको हर्बीवोर खाएगा, उनको कार्निवोर खाएगा, उनको टॉप कार्निवोर खाएगा। इस हिसाब से आपकी जो पूरी की पूरी साइकिल है वो चलती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्वेटिक फूड चेन में अगर आप देखें तो जीएफसी इज द मेन पाथ, जीएफसी इज द मेन पाथ। लेकिन टेरेस्ट्रियल में अगर आप देखें तो डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन इज द मेन पाथ। तो आपका डेट्राइटस फूड चेन टेरेस्ट्रियल में मेन क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मरेगा तो वो कहां गिरेगा? सॉइल पे, तो वो डेट्राइटस बन जाएगा, यानी ये डेड मैटर कहलाएगा। करेक्ट? तो समझ लीजिए कोई पेड़ है, इसकी मौत हुई, कोई टहनी गिरी, कोई पेड़ टूट करके गिर गया तो अल्टीमेटली सॉइल में आ गया। कोई जानवर गिरा, कोई कीड़ा गिरा, सारा सॉइल में आ गया। सॉइल में वहीं की वहीं इसको डिकम्पोज किया जाएगा, और कोई ना कोई प्लांट, कोई बीज अगर उस जमीन में बोया जाएगा तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को उठा सकता है। लेकिन समझ लीजिए एक समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, तो उसमें अगर कोई मछली मरी तो समुद्र में नीचे चली जाएगी, वहां डिकम्पोज लेट से हो भी गई तो ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। कई बार तो ये न्यूट्रिएंट्स नीचे ही रह जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से रिसाइकल नहीं होते, इनका बहुत एक छोटा अमाउंट रिसाइकल होता है। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है, डीकंपोजिशन जो है, ये मेनली किस में होती है? आपके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। और ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये आपकी ज्यादा देखने को मिलती है कहाँ? एक्वेटिक में। क्योंकि एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब चरना, प्लांट ने कोई खाना बनाया, वो एनिमल ने खाया, ये ज्यादा होता है, क्योंकि डीकंपोजिशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं पा रही है। लेकिन लैंड जो है, यहाँ पे ग्रेजिंग भी अच्छा खासा हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी अच्छा खासा हो रहा है। कोई भी चीज मरेगी तो जमीन पे गिरेगी, तब की तब उसको डिकम्पोज करके यूज कर लिया जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जब भी आप कोई पिरामिड देखते हैं तो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है? वो आपका ट्राइंगल जैसा होता है। नीचे होता है आपका बेस जो कि चौड़ा होता है, और ऊपर होता है एपेक्स यानी टोपी जो कि आपकी पतली होती है। तो ऊपर पतला सा आपका हेड, नीचे आपका चौड़ा बेस। तो जब भी आप एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे, नीचे आप प्रोड्यूसर को रखेंगे यानी प्लांट को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हर्बीवोर को, फिर उसके ऊपर कार्निवोर को, फिर उसके ऊपर टॉप कार्निवोर को। ऐसे आपका पिरामिड तैयार होता है। तो सबसे नीचे आप रखते हैं प्रोड्यूसर को। इस प्रोड्यूसर को आप कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मतलब एकदम इसने खाना बनाया है तरोताजा, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये आधार है किसी भी फूड चेन का, इसलिए इसको आधार यानी बेस पे ही रखा। फिर इस प्रोड्यूसर को खाया, प्राइमरी कंज्यूमर में न्यूट्रिएंट चले गए, यानी पहली बार किसी ने खाना खाया है तो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाना खाया। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर। तो भाई प्लांट को कौन खाएगा? प्लांट को खाएगा हरे भरे प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर। कार्निवोर को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर, है ना। तो इसी प्रकार से आपने ट्रॉफिक लेवल भी बनाए। जो खाना बना रहा है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर, फिर आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर, फिर आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टॉप कार्निवोर। इन्हीं को आप एक पिरामिड में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे बेस पे आता है आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर आता है फिर आपका हर्बीवोर, हर्बीवोर के ऊपर आता है आपका कार्निवोर, और कार्निवोर क्या आता है ऊपर? टॉप कार्निवोर। ये आपका पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसे आप क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो इकोलॉजी में जो पिरामिड है ये यूजुअली आपके 3 टाइप के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, जहां आप चीजों के नंबर काउंट करते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, जहां आप उनका वजन काउंट करते हैं, एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहां आप उनकी एनर्जी काउंट करते हैं। तो एनर्जी वाला पिरामिड क्या हमेशा अपराइट होगा? पिरामिड की शेप का ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी, इसकी 10% एनर्जी जाएगी हर्बीवोर में, इसकी 10% एनर्जी कार्निवोर में, इसकी 10% एनर्जी टॉप कार्निवोर में। तो मेरे भाई ऊपर जाते हुए एनर्जी कम हो रही है, नीचे एनर्जी ज्यादा, ऊपर एनर्जी कम। तो एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा अपराइट रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एकदम यूनिवर्सल बात है। दूसरा देखिए बायोमास यानी वजन का पिरामिड। तो अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या पेड़ से ज्यादा वजन किसी चीज का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।
फॉरेस्ट, जहां कहीं तक भी आपकी नजर जा रही है पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो जानवर हैं खूब सारे, लेकिन उनका वजन पेड़ से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो बायोमास में सबसे ज्यादा वजन आपका पेड़ का, फिर हर्बीवोर्स का, फिर कार्निवोर्स का, फिर टॉप कार्निवोर का, यानी ये भी अपराइट है, ये भी अपराइट है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है एक्वेटिक का। एक्वेटिक यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। जो फाइटोप्लैंक्टन है हल्के होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन भारी होते हैं, मछलियां और भारी होती हैं। तो उल्टा हो गया यहां पर, एक पॉन्ड में जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है उनका वजन जो है मछलियों से काफी कम होता है। तो उल्टा हो गया ना, प्रोड्यूसर सबसे कम वजन के, फिर ज़ूप्लैंक्टन ज्यादा वजन के, मछलियां और ज्यादा वजन की, तो इन्वर्टेड हो गया। सिमिलरली पिरामिड ऑफ नंबर, जहां आप नंबर काउंट करेंगे। अब एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब घास का मैदान। क्या वहां पर आपको कोई सांप वगैरह इतने कॉमनली दिखते हैं? बहुत कम। लेकिन घासें तो जहां तक आप देख रहे हैं वहीं तक फैली हुई हैं। तो घास का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है, एनिमल्स का नंबर कम है, तो आपका अपराइट पिरामिड बनता है। लेकिन ट्री इकोसिस्टम, एक पेड़ है समझ लीजिए, उस पर 10,000 इंसेक्ट आते हैं खाना खाने, तो नंबर का पिरामिड है, नंबर काउंट करने हैं। पेड़ है एक, इंसेक्ट है 10,000, कंज्यूमर है 10,000, तो प्रोड्यूसर एक, कंज्यूमर 10,000, हो गया इन्वर्टेड पिरामिड। इतनी सी बात है। सबसे आसान चैप्टर ऑफ योर कंप्लीट इकोलॉजी ये आपका अभी समाप्त हो जाता है। इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सबसे छोटा, सबसे प्यारा, सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इतना ही डेटा आप पढ़ ले जाओगे, सारा का सारा काम आपका सुलझ जाएगा बहुत आसानी से। ऑलराइट, तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। इफ यस तो एक बार तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन या फिर विपू सरोप इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझ में और एनर्जी आ सके एंड मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट तैयार कर सकूं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।